हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आज का टॉपर नीट साइंस। आज हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स को A to Z कंप्लीट क्लैरिटी के साथ समझेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हर कॉन्सेप्ट सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लेना। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें डाउनलोड करके प्रिपरेशन स्ट्रांग कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं आज का रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा टाइम ट्रैवल करेंगे और देखेंगे कि शुरू में इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। फिर हम प्लांट के इंजन यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर घुसेंगे। उसके बाद हम लाइट रिएक्शंस को समझेंगे कि कैसे एनर्जी कैप्चर होती है, और फिर कैल्विन साइकिल में देखेंगे कि उस एनर्जी से शुगर कैसे बनती है। फिर हम C4 प्लांट्स जैसे कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे, और आखिर में हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, हमें यह सब पता कैसे चला कि प्लांट्स धूप, हवा और पानी से अपना खाना बनाते हैं? ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, बल्कि एक पूरी सीरीज थी ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट्स की। ये टाइमलाइन एक डिटेक्टिव स्टोरी जैसी है। पहले प्रिस्टली ने पता लगाया कि क्या निकलता है, यानी ऑक्सीजन। फिर इंजन हाउस ने इसमें एक और पीस जोड़ा कि ये काम कैसे होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में और सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में। उसके बाद सैक्स ने आके कंफर्म किया कि क्या बनता है, यानी ग्लूकोज, जो स्टार्च की तरह स्टोर होता है। और फिर आए वैन नील, जिन्होंने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर की। उन्होंने प्रूव किया कि ऑक्सीजन CO2 से नहीं, बल्कि पानी के टूटने से, यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आती है। एक बहुत ही स्मार्ट एक्सपेरिमेंट था, मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इससे यह प्रूव हुआ कि CO2 जरूरी है। देखो, आधी पत्ती को बॉटल के अंदर रखा जिसमें KOH था, जो सारी CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है, और आधी पत्ती बाहर। रिजल्ट, जो हिस्सा बाहर था वो आयोडीन टेस्ट में नीला काला हो गया, मतलब वहां स्टार्च बना। और जो हिस्सा अंदर था, जिसे CO2 नहीं मिली, उसमें कोई चेंज नहीं आया। सिंपल और एकदम क्लियर प्रूफ। अब जब हमें इंग्रेडिएंट्स पता चल गए हैं, तो चलो उस फैक्ट्री में चलते हैं जहां ये सारा काम होता है, द क्लोरोप्लास्ट। इस डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल के अंदर ना बिल्कुल परफेक्ट डिविजन ऑफ लेबर है। जो काम लाइट की प्रेजेंस में होता है, यानी लाइट रिएक्शंस, वो इन सिक्कों के ढेर जैसे स्ट्रक्चर्स यानी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में होता है। और जो काम लाइट के बिना हो सकता है, यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस या कैल्विन साइकिल, वो इसके अंदर के लिक्विड यानी स्ट्रोमा में होता है। अच्छा, अब इस फैक्ट्री के असली वर्कर्स हैं पिगमेंट्स। इनमें से क्लोरोफिल आतु टीम का कैप्टन है, द मेन पिगमेंट, जिसे रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं। बाकी सब क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, यानी इसके हेल्पर्स। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में इनके कलर्स और रोल पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हेल्पर्स करते क्या हैं? पहला, ये उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जिसे क्लोरोफिल मिस कर देता है, और सारी एनर्जी कैप्टन को ट्रांसफर कर देते हैं। इससे होता यह है कि प्लांट ज्यादा रेंज की सनलाइट यूज कर पाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये अपने कैप्टन यानी क्लोरोफिल A को ज्यादा लाइट से होने वाले डैमेज से बचाते हैं, जिसे हम फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। चलो अब प्रोसेस के फर्स्ट स्टेज में एंटर करते हैं, द लाइट रिएक्शंस। यहां का एक ही मिशन है, लाइट की एनर्जी को पकड़कर उसे केमिकल एनर्जी यानी ATP और NADPH में कन्वर्ट करना। ये काम करने के लिए दो टीम्स हैं, फोटोसिस्टम I और फोटोसिस्टम 2। एक बहुत जरूरी बात याद रखना, इनका नाम इनकी डिस्कवरी के ऑर्डर पर है, ना कि इनके काम करने के ऑर्डर पर। इलेक्ट्रॉन फ्लो में फोटोसिस्टम 2 पहले आता है, भूलना मत। PSI 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है और PS2 60-80 नैनोमीटर की। यह है हमारा फेमस Z स्कीम। इसको एक पिनबॉल मशीन की तरह समझो। लाइट का फोटोन आया, PS2 से टकराया और एक इलेक्ट्रॉन फुल एनर्जी के साथ लॉन्च हो गया। अब PS2 में इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई, तो उसको भरने के लिए पानी टूटता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोलाइसिस, और इससे हमें मिलती है हमारी ऑक्सीजन। वो इलेक्ट्रॉन फिर एक चेन से ट्रैवल करता हुआ PSI तक पहुंचता है, वहां उसे लाइट से एक और बूस्ट मिलता है, और फाइनली वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन NADPH बनाने में यूज हो जाता है। ठीक है, NADP तो बन गया, लेकिन ATP का क्या? याद है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के टाइम H+ आयंस यानी प्रोटॉन्स थाइलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर पंप हो रहे थे। इससे ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन्स की भीड़ लग जाती है। जब ये प्रोटॉन्स एक स्पेशल प्रोटीन चैनल ATP सिंथेस से होकर वापस स्ट्रोमा में भागते हैं, तो इस फ्लो से इतनी एनर्जी निकलती है कि ADP से ATP बन जाता है। बिल्कुल एकदम रिदम के दरवाजे खोलने जैसा है। कभी कभी सेल को सिर्फ ATP की जरूरत होती है, NADPH की नहीं। तब वो एक शॉर्टकट लेता है जिसे कहते हैं साइक्लिक पाथवे। इसमें इलेक्ट्रॉन PSI से निकलता है, घूम फिर कर थोड़ा ATP बनवाता है और वापस PSI में ही आ जाता है। सिंपल,
तो याद रखने के लिए क्रिक, नॉन साइक्लिक में सब कुछ दो दो है, 2 फोटो सिस्टम यूज होते हैं और 2 मेन प्रोडक्ट्स बनते हैं, एटीपी और NADPH। तो हमने लाइट की एनर्जी को एटीपी और NADPH की केमिकल करेंसी में बंद कर लिया है। अब स्ट्रोमा के अंदर प्लांट इस करेंसी को यूज करके अपने लिए खाना यानी शुगर बनाएगा। वेलकम टू द कैल्विन साइकिल। ये कैल्विन साइकिल, जिसे हम C3 पैथवे भी कहते हैं, बेसिकली 3 मेन स्टेजेस में चलता है। चलो इनको एक एक करके आसानी से समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। यहां पर दुनिया का सबसे कॉमन एंजाइम रुबिस्को हवा से CO2 को पकड़ता है और उसे RUBP नाम के 5 कार्बन मॉलिक्यूल से जोड़ देता है। दूसरा स्टेप है रिडक्शन। यहां पर सेल अपनी कमाई यानी ATP और NADPH खर्च करता है और 3-PGA को एक एनर्जी रिच शुगर में बदल देता है। और आखिरी स्टेप है रीजेनरेशन। यहां पर ज्यादातर शुगर वापस RUBP बनाने में यूज हो जाती है ताकि ये साइकिल बार बार चलता रहे और थोड़ी सी शुगर ग्लूकोज बनाने के लिए साइकिल से बाहर निकल जाती है। तो आखिर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने का बिल कितना है? इसके लिए साइकिल को 6 बार घुमाना पड़ता है और टोटल खर्चा आता है 6 CO2 मॉलिक्यूल्स, 18 ATP और 12 NADPH। ये टेबल एक्सट्रीमली हाई यील्ड है। ये नंबर्स डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लो। अब देखो, कैल्विन साइकिल बहुत अच्छा है, पर उसमें एक फ्लॉ है। उसका मेन एंजाइम रुबिस्को कभी-कभी गलती कर देता है, खासकर जब मौसम गर्म और सूखा हो। इस गलती से एक वेस्टफुल प्रोसेस शुरू होता है जिसे कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। रुबिस्को को थोड़ा कंफ्यूज्ड समझो। उसका असली काम CO2 को फिक्स करना है, पर जब O2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो CO2 की जगह O2 से बाइंड कर लेता है। इससे होता क्या है? ना कोई शुगर बनती है, उल्टा ATP खर्च हो जाती है और फिक्स किया हुआ CO2 भी निकल जाता है। मतलब प्लांट का सरासर नुकसान, इससे कोई फायदा नहीं होता। तो अगर फोटो रेस्पिरेशन इतना ही बेकार है, तो क्या कुछ प्लांट्स ने इससे बचने का कोई तरीका निकाला है? बिल्कुल, एवोल्यूशन हमेशा स्मार्ट सॉल्यूशंस ढूंढ ही लेता है। इसका सॉल्यूशन है C4 पाथवे। C4 प्लांट्स जैसे मेज और शुगरकेन बहुत क्लेवर होते हैं। इनके पास एक स्पेशल क्रांस एनाटॉमी होती है। ये क्या करते हैं कि पहले CO2 को मीजोफिल सेल्स में एक अलग एंजाइम PF केस से फिक्स करते हैं, फिर इस फिक्स्ड कार्बन को अंदर के बंडल शीट सेल्स में पंप कर देते हैं। इससे बंडल शीट सेल्स के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि रुबिस्को के पास O2 से बाइंड करने का कोई चांस ही नहीं बचता। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये टेबल C3 और C4 का अल्टीमेट चीट शीट है। इसके की डिफरेंसेस को दिमाग में बिठा लो। क्रांस एनाटॉमी, पहला CO2 एक्सेप्टर कौन है, फोटो रेस्पिरेशन होता है या नहीं, और उनका बेस्ट टेम्परेचर क्या है। हाँ, C4 प्लांट्स ATP के मामले में थोड़े महंगे हैं, पर गर्म मौसम में उनकी एफिशिएंसी C3 से कहीं ज्यादा होती है। चलो अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट के अंदर नहीं चलता, बाहर का एनवायरनमेंट भी इस पर पूरा असर डालता है। लेट्स लुक एट द मेन लिमिटिंग फैक्टर्स। इसको समझने के लिए ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स है। ये लॉ कहता है कि प्रोसेस की स्पीड उस फैक्टर पर डिपेंड करेगी जो सबसे कम अवेलेबल है। सिंपल सा एग्जांपल, आपके पास कार बनाने के लिए ढेर सारे इंजन हैं, पर टायर्स सिर्फ 4 हैं, तो आप एक टाइम पर एक ही कार बना सकते हो। स्पीड टायर्स पर लिमिटेड है। तो 4 मेन कंट्रोलर्स हैं, लाइट, CO2, टेम्परेचर और वाटर। नीट के लिए याद रखना कि इनमें से CO2 आमतौर पर मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है, खासकर C3 प्लांट्स के लिए। हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी CO2 है, C3 प्लांट्स उससे ज्यादा यूज कर सकते हैं अगर उन्हें मिले तो। वाटर डायरेक्टली लिमिट नहीं करता, लेकिन पानी की कमी से स्टोमाटा बंद हो जाते हैं, जिससे CO2 अंदर नहीं आ पाती, तो ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। ये चार्ट इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है। देखो, C4 प्लांट्स लगभग 360 ppm CO2 पर ही सैचुरेट हो जाते हैं, मतलब उनकी फुल स्पीड आ जाती है। लेकिन C3 प्लांट्स 450 ppm या उससे भी ज्यादा CO2 यूज कर सकते हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 है 400 ppm के आसपास। इसका मतलब साफ है, C4 प्लांट्स तो खुश हैं, पर C3 प्लांट्स अभी भी CO2 के लिए भूखे हैं। तो चलो इस चैप्टर को एक इंपॉर्टेंट सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने देखा कि C3 प्लांट्स जैसे गेहूं और चावल आज के CO2 लेवल पर लिमिटेड हैं। इसीलिए इन्हें ग्रीन हाउस क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हाई CO2 में बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो सोचो, जैसे जैसे दुनिया में CO2 का लेवल बढ़ रहा है, इसका हमारी खेती पर और हमारे एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ेगा। इस तरह की अप्लाइड थिंकिंग ही टॉपर्स को बाकी सबसे अलग करती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे फोकस्ड ऑन नीट 2027।